अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि कंपनी जो है, हर कंपनी जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाती है। एनुअल रिपोर्ट्स बनाती है का क्या मतलब है? एनुअल रिपोर्ट्स बनाने का मतलब ये होता है कि सपोज़ किसी कोई एक पाकिस्तान की अच्छी बड़ी कंपनी ले लें, सपोज़ नेस्ले है। अब नेस्ले वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पूरे साल में जो कुछ उन्होंने अर्न किया, जो एसेट्स थे, जो लाइबिलिटीज़ थी, जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी थी, और जितना उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया, जो एक्सपेंसेस किए, उन सबको लिस्ट डाउन करती रहती है और एट द ईयर एंड उसको वो कंपाइल करती है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। तो एक तो वो उसमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट में डालती है। उसके अलावा एनुअल रिपोर्ट में वो बताती है कंपनी का हमने पूरा साल क्या किया, हमारी प्रोडक्ट्स क्या थी, सर्विसेज क्या थी, हमने कौन सी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, कौन सा एरिया हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अपना स्ट्रक्चर बताती है कि सपोज टॉप मैनेजमेंट में कोई चेंज आया है या नहीं आया, शेयर होल्डर्स की कोई मीटिंग थी या नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें कंपाइल करके अपनी एक एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी बनाती है। और जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं या पब्लिक कंपनीज होती हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से या किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, उसके लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपनी ईयरली एनुअल रिपोर्ट्स बनाए और पब्लिक के लिए ओपन रखे कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है और उसको इवेलुएट कर सकता है। तो बेसिकली हर कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो अपनी ईयरली रिपोर्ट बनाती है और अपनी वेबसाइट पर रखती है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से जाके भी आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो है वो उठा सकते हैं। अब वो एनुअल रिपोर्ट जो है वो बनाई कैसे जाती है? वो बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोगों ने बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। सपोज डेप्रिसिएशन के रूल्स हैं, अमोर्टाइजेशन के हैं, डिफरेंट रूल्स हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी है और ब्ला ब्ला, बहुत सारे रूल्स हैं। तो हर रिपोर्ट जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को बाकायदा एक एक कॉपी भेजी जाती है अपनी एनुअल रिपोर्ट की, उनको दिखाने के लिए कि हमने इस साल में कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की हैं और इससे हमारी कंपनी की टोटल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा मोस्टली कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को, स्टॉक होल्डर्स को एक लेटर लिखती हैं जो कि बेसिकली एक कम्युनिकेशन टूल है फ्रॉम मैनेजमेंट टू शेयर होल्डर्स। अब ये क्लास में हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है या हो सकती है और उसके शेयर होल्डर्स मोस्टली डिफरेंट होते हैं। अब शेयर होल्डर्स अगर कंपनी में नहीं बैठे और उनको नहीं पता कि कंपनी में क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को उन्हें बताना पड़ेगा ना कि हमने पिछले 2 महीने में क्या किया, पिछले महीने में क्या किया, पिछले साल में क्या किया। तो ये सब कम्युनिकेशन करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो स्टॉक होल्डर्स को लेटर लिखती है जिसमें वो कम्युनिकेट करती है अबाउट इवेंट्स जिनको वो कंसिडरेबल समझती है कि इससे हमारी कंपनीज पे कोई कंसिडरेबल इम्पैक्ट आया होगा। तो एक तो मैंने कहा था कि जो एनुअल रिपोर्ट बनती है उसमें कंपनी की प्रोफाइल, उसकी प्रोडक्ट, सर्विसेज, उसका जो भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है तो वो मेंशन होती है। और उसका दूसरा मेजर पोर्शन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। उसमें 4 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में आपको मिलेंगी। सबसे पहले है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब पहली दो तो बहुत कॉमन हैं और ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखी भी होंगी और इससे आप लोग फेमिलियर भी हैं। हम इसका एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि ये जो पहली स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट वो क्या होती है। तो यहाँ आपके पास बुक में फ़िलहाल एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट एक कंपनी की दी हुई है, उसका नेम मेंशन नहीं है, ये है बार्टलेट कंपनी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट गिवन है,
यहाँ ऊपर लिखा होता है कि करेंसी कौन सी है, तो ये डॉलर में है और दिस इज़ इन थाउजेंड्स। तो जो भी दैट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज़ के साथ आप 000 ऐड कर लें। उन्होंने ऊपर से कॉमन कॉमन लेके लिख दिए। ओके, तो ये है 2011 और 2012 2 सालों की दी हुई है एट दिसंबर 31st। तो इनकम स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू। अब ये बात भी आप लोगों को पता है कि सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, कि एक कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, जब वो उन प्रोडक्ट्स को सेल करती है तो उसके बाद उसको जो पैसा मिलता है उसको हम सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। सेल्स रेवेन्यू के बाद उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये वो कॉस्ट है जो उन प्रोडक्ट्स को बनाने पे आई है जो आपने सेल की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कंपनी जो है वो ब्लॉक्स बना रही है और वो 1000 ब्लॉक्स एक महीने में सेल कर रही है, तो 1000 ब्लॉक्स अगर 40 का ब्लॉक सेल हो रहा है तो सपोज 4 लाख हमारी सेल्स हैं, लेकिन उसको बनाने में उस 40 रुपीज़ का जो हमने ब्लॉक सेल किया है उसको बनाने में जो हमारी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। लेकिन ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है जो उसकी प्रोडक्शन पे आती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में को हम जब सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब प्रॉफिट के डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप आगे इसी स्टेटमेंट में देखेंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइप है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आपने याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कब आता है, जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने माइनस करने होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस फैक्ट्री को ऑनगोइंग रखने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्टली ब्लॉक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन ओवरऑल कंपनी को उसमें रखने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेशनल रखने के लिए जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जांपल यू ले लें कि सपोज़ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, पंखे चलते हैं, जो लेबर है वो खाना खाती है, चाय पीती है, और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर आ जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस भी, अब सेलिंग में मार्केटिंग भी आ जाती है और डिफरेंट चीज़ें आती हैं। मतलब एक तो वो होता है जो प्रोडक्ट बना ली, उस प्रोडक्ट को बनाने पे जो कॉस्ट आई है वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेकिन अब उसको बेचना है। बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। इस तरह के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। फिर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, इसमें सैलरीज आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो लोग काम करते हैं। फिर लीज़ एक्सपेंस है, अगर आपने लैंड जो है वो लीज़ पे ली हुई है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी फैक्ट्री के केस में हमने ये लैंड जो है वो लीज़ पे ली हुई है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इन सारे एक्सपेंसेस को जब आप ऐड करेंगे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, लीज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सारी कैटेगरीज ऐड करके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आगे हैं। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखे होते हैं, तो ये आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ऊपर आया था, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो दो टर्म्स मैंने कहा था, प्रॉफिट्स डिफरेंट तरह के हैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और एक ग्रॉस प्रॉफिट है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने से आता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकल आते हैं तो उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ये होता है जैसे हमने लोन लिया होता है बैंक से अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ईयरली या मंथली या आफ्टर 6 मंथ। तो जब इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अभी इसमें से टैक्सेस पे करने हैं। अब हम इसमें से टैक्स पे करेंगे, टैक्स लेस टैक्सेस मींस जो भी टैक्सेस की अमाउंट है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अब इन जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें से हमने डिविडेंड्स देने हैं, और डिविडेंड्स देते हुए आप लोगों को पता है कि पहले हम प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देते हैं
और उसके बाद जो बचता है वो अवेलेबल होता है फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स। तो दिस इज़ $21,000 जो हैं ये अवेलेबल हैं जो आप कॉमन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी फिर कंपनी की पॉलिसी वेरी करती है कि इसमें से कितना डिविडेंड देना है और बाकी रिटेन अर्निंग्स कितनी होनी चाहिए। उसके बाद ये दो रेशोज़ नीचे कैलकुलेट की हुई हैं, लेकिन ये रेशोज़ हम रेशो एनालिसिस जब करेंगे या जो कि नेक्स्ट टॉपिक है तो उस टाइम मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। फ़िलहाल ये इनकम स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसमें आप लोगों ने सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट इनकम बिफोर टैक्सेस एंड नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस, इन सब में क्या डिफरेंस है ये आपने याद रखना है। और उसके अलावा ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स, इसमें से हमने डिविडेंड्स देने हैं और बाकी जो बचता है उसको हम कहते हैं हमारी रिटेन अर्निंग्स है। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये एक सिंपलर वर्जन है ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और की इनकम स्टेटमेंट आपको दिखा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इनकम स्टेटमेंट भी देख सकें या प्रैक्टिकल इनकम स्टेटमेंट देख सकें कि कंपनीज कैसे बनाती हैं। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। ये नेस्ले की है और ये है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2019। ये 2019 की है। 19 की मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि 2020 की इन्होंने अभी कंपाइल नहीं की। तो फॉर द ईयर एंडेड 2019, अब इसमें उन्होंने 2 साल की इकट्ठी दी हुई है, 2019 की भी एंड 2018 की भी। अब देख लें, सबसे पहले इन्होंने सेल्स ही लिखा हुआ है, मैंने जो बुक में आपको दिखाई है। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ है रुपीज़ इन 1000 दैट मीन्स इनके साथ भी आपने 000 ऐड करना है और ये रुपी में है, डॉलर में नहीं है। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट होती हैं सेल्स, इनको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हमें ये भी पता है जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से सेल्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। सामने इनकी वैल्यूज़ हैं। ये नोट एक लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है 25 एंड 26। नोट क्या चीज़ है? बेसिकली जब आप देखेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने एनुअल रिपोर्ट खोली हुई है नेस्ले की, जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ख़त्म होंगी तो नीचे हेडिंग आएगी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये साथ नंबरिंग दी हुई है 1, 2, 2.3, 2.3.1, 2.3.3.111 समथिंग। तो ये वो नंबरिंग है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है कि नंबर 25। दैट मीन्स अगर आपने ये वैल्यू देखनी है कि ये जो सेल्स की वैल्यू इन्होंने लिखी है ये कहाँ से आई है, ये कंपाइल कैसे हुई है, इसके बैकग्राउंड पे कौन सा डाटा है, तो आप नोट्स में जाएंगे जो नीचे मैंने आपको दिखाया है। आप नोट नंबर 25 पढ़ेंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई है। ठीक है, फिर इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की यहाँ सिर्फ एक अमाउंट लिखी हुई है, लेकिन आप इसकी अगर डिटेल देखना चाहेंगे तो आप नीचे नोट्स में जाएंगे और नोट नंबर 26 पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल में हम नहीं जा रहे, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इन्होंने इकट्ठे कंपाइल करके लिख दिए हैं। और अगेन आगे नोट 27, आप नोट्स में जाकर देखेंगे पेज नंबर 27 पे आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ कहाँ कितने एक्सपेंस हुए, तो ये वाली फिगर आई है। दैन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इन दोनों एक्सपेंसेस को ऐड करके जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम फाइनेंस कॉस्ट निकालते हैं। अब इंटरेस्ट जो है, जो मैंने पहले कहा कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं और उसको हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट कहलाता है, या इंटरेस्ट का दूसरा नाम फाइनेंस कॉस्ट है। क्यों इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट कहलाता है? इसलिए कहलाता है क्योंकि हमने बैंक से जो लोन लिया है वो अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस या फंड करने के लिए लिया है, और जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो दरअसल
कॉस्ट ही है उस अमाउंट की या उस मनी की जो हम यूज़ कर रहे हैं। हम इंटरेस्ट क्यों देते हैं? इंटरेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हम किसी और का पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमें एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसका पैसा यूज़ करने की, इस वजह से हम इसको फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। दैट मीन्स ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। और उसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे, इसके लिए आप नोट नंबर 30 पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर कुछ और सोर्सेज से इनकम आ रही होगी, वो इसमें ऐड कर दी। तो एट द एंड उनके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आया है, इसमें से हम टैक्सेशन को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन फिर इन्होंने भी अर्निंग्स पर शेयर निकाली है, लेकिन अर्निंग पर शेयर या ईपीएस जो है ये हम बाद में देखते हैं जब हम रेशियोज़ में जाएंगे। इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन पे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म कर दी है और कुछ आगे ख़त्म प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन नहीं, अभी इसको आगे चला रहे हैं। अर्निंग पर शेयर निकाली है, उसके बाद अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम कोई नहीं है इनके पास। आइटम दैट मे बी क्लासीफाइड सब्सिक्वेंटली टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये वेरी करता है, हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। हमारी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। इसके बाद हम इंटरेस्टेड थे कि शेयर होल्डर्स, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को कितने डिविडेंड्स मिले और कॉमन शेयर होल्डर्स को कितने डिविडेंड्स मिले, तो वो इन्होंने इस अपने स्टेटमेंट में शो नहीं किए हुए। तो आई होप ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी। ये नेस्ले की है, मैंने नेस्ले की वेबसाइट से निकाली है, या आप वैसे भी गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। किसी भी कंपनी की आप निकाल कर देख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए नेस्ले की निकाली थी। वापस आते हैं अपनी बुक की तरफ। इनकम स्टेटमेंट होगी, इनकम स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या उसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। अब जो पहले वाली थी वो इसको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, और ये बैलेंस शीट या इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं कर देना कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसको कहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस किसको कहते हैं, इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी। अब बैलेंस शीट के बारे में भी आपको बेसिक आइडिया बहुत अच्छी तरह पता है। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे जो है वो लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होती है। ये इसको लिखने का फॉर्मेट है, आप चाहें तो इसको एसेट्स ऊपर और लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी नीचे लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको आमने सामने लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये जस्ट लिखने का फॉर्मेट डिफरेंट है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं है। फिर अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स की जो हैं वो 2 कैटेगरीज़ हैं। एसेट्स करंट एसेट्स भी होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ये करंट एसेट्स हैं। और ऐसे एसेट्स जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज, इन 4 को मिला के उन्होंने टोटल करंट एसेट्स निकाले हैं। दैट मीन्स ये चारों करंट एसेट्स में आते हैं। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एंड और भी अगर उनके पास कोई फिक्स्ड एसेट्स थे, अदर फाइनेंशियल लीज एसेट्स थे, तो उन सबको मिला के उन्होंने टोटल फिक्स्ड एसेट्स निकाले हैं। उन टोटल फिक्स्ड एसेट्स में से आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि हर फिक्स्ड एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू में ओवर द इयर्स कमी आती है, और वो जो वैल्यू में कमी है वो जब हम एक जगह इकट्ठी करते हैं तो उसको हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, और उस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको आप इस फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, और नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो यहाँ से हमारे पास टोटल एसेट्स निकल आते हैं जो कि हमारे पास आ रहे हैं 3597। ओके, तो ये तो एसेट्स साइड थी। फिर आती है लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी साइड। लायबिलिटीज़ में हमारे पास 2 टाइप्स की लायबिलिटीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में मोस्टली वो वाली लायबिलिटीज़ आती हैं, वो वाले लोन्स आते हैं जो आपने विद इन अ ईयर पे करने होते हैं।
जबकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में वो लोन आते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो आपने 1 साल के बाद पे करने होते हैं, मोस्टली 10 ईयर्स में, 30 ईयर्स में। जो इतनी ड्यूरेशन के लोन्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स में अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्रूवल्स मींस वो एक्सपेंस जो हो चुका है, हमने भी पे करना है, या जमा हुए हुए एक्सपेंसेस, या कोई अमाउंट कहीं जमा हुई है, जैसे सैलरीज अगर महीने की नहीं दी, 2 महीने की नहीं दी, तो वो जो सैलरीज देने वाली रहती होती हैं उनको हम अक्रूवल्स कहते हैं। ये तीनों कैटेगरीज जब ऐड हो जाती हैं तो टोटल करंट लायबिलिटीज़ बनती हैं, या इनको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कहा जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट आता है, और आप इन लॉन्ग टर्म को और करंट या शॉर्ट टर्म को ऐड करेंगे तो टोटल लायबिलिटीज़ बन जाएंगी। तो लायबिलिटीज़ वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर आता है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वाला। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक दैट मीन्स ये इसके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कम्युलेटिव 5% 100 पार। अब इस प्रेफर्ड स्टॉक की जो पार वैल्यू है वो 100 है। अब पार वैल्यू क्या होती है ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई हुई है। जिन्होंने प्रेफर्ड स्टॉक्स बनाए थे क्लास में उन्हें पता है कि ये पार वैल्यू कहाँ लिखी हुई है। 2000 शेयर्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं, जिसकी अथॉरिटी उन्हें दी गई है, और इशू जो है और इशू उन्होंने कर दिए हुए हैं। तो बेसिकली उनकी इस कंपनी ने या नेस्ले ने 2000 प्रेफर्ड स्टॉक्स इशू किए हुए हैं, और वो मोस्टली इस पर 5% डिविडेंड पे करती है। फिर कॉमन स्टॉक्स हैं 2.5 पार। अब इनकी पार जो है वो 2.5 है। देखें प्राइस में कितना फ़र्क है। प्रेफर्ड स्टॉक्स की पार वैल्यू 100 है और इसकी पार वैल्यू जो है वो 2.5 है। और 100,000 शेयर्स हैं। प्रेफर्ड स्टॉक्स 2000 थे, कॉमन स्टॉक्स 100,000 मींस 1 लाख है। ये ऑथराइज्ड हैं शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग इन 2012। अच्छा, ऑथराइज्ड में और इशूड में फ़र्क है। ऊपर भी आपको ये ऑथराइज्ड एंड इशूड टू वर्ड्स नजर आए होंगे। ऑथराइज्ड मींस गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कितने किए हुए हैं, या स्टॉक एक्सचेंज ने आपको कितने शेयर्स सेल करना अलाउ किए हुए हैं, वो उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड। और उसमें से आपने कितने इशू किए हुए हैं वो इशूड हैं। अब ये कॉमन स्टॉक वाले देख लें तो 100,000 शेयर्स ऑथराइज्ड, इनको परमिशन है कि ये 100,000 शेयर्स सेल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो इशू किए हुए हैं वो हैं ये 76,000। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गई होगी। और उसके बाद है पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। अब होता ये है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है, और मैंने बड़ा एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को क्लास में, कि शेयर्स, कॉमन शेयर्स जो हैं ख़ास तौर पे, ज़रूरी नहीं है कि वो पार में सेल हों, वो ज़रूरी नहीं है वो उसी प्राइस पे सेल हों जो शेयर्स के ऊपर लिखी हुई है या उसकी फेस वैल्यू है। ये प्राइस अप डाउन होती रहती है। सपोज 2.5 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन अगर ये 10 रुपीज़ में सेल हुआ है तो वो जो एडिशनल अमाउंट है उसको पेड इन कैपिटल कहते हैं। तो पेड इन कैपिटल मींस एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ कॉमन स्टॉक, और ये इन एक्सेस या एक्स्ट्रा होती है ऑफ पार वैल्यू, जितनी उसकी फेस वैल्यू है उसके। फिर रिटेन अर्निंग्स कितनी पीछे से आ रही हैं वो हम लिखते हैं, और उसके बाद टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, और फिर हम लायबिलिटीज़ और इक्विटी को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है 3597, ये इन टोटल एसेट्स के इक्वल आना चाहिए। और ये बात भी आई होप आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी साइड जो है वो इक्वलेंट होती है। तो ये थी बैलेंस शीट। अब हम नेस्ले की बैलेंस शीट पे जाते हैं और देखते हैं वो इससे कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। तो जी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है नेस्ले की। अब मैंने बताया था कि बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इन्होंने अब पहले एसेट्स नहीं लिखे, इन्होंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पहले लिख दी है। तो अगेन मैं पहले भी ये कह रही थी कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ पहले लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, वर्टिकल लिखते हैं, फॉर्मेट इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स कैपिटल एंड रिजर्व के बारे में इन्होंने पहले बात की। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है जो ये इशू कर सकते हैं, वो 75,100,000 है या 75 मिलियन है, जिसमें से इशूड कितना है
शेयर प्रीमियम, कितनी एक्स्ट्रा शेयर से इन्होंने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया हुआ है। दैन जनरल रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ में भी इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब डिफरेंट रीजन हो सकती हैं इन करंट लायबिलिटीज़ की। देखें ये लिखा हुआ है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। सपोज हमने 10 साल के लिए लोन लिया हुआ है, तो हमने हर साल बाद उसकी एक किस्त देनी होती है। तो जो किस्त इस साल की है उसको हम करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं। इसी तरह ये बाकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं ऑफ लायबिलिटीज़। उसके बाद आ जाते हैं एसेट्स की तरफ। तो इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स हैं एंड करंट एसेट्स हैं। अब करंट एसेट्स में स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स के अपना करंट एसेट्स कह रहे हैं। स्टॉक इन ट्रेड मीन्स इन्वेंट्री। ट्रेड डेट्स हैं या अकाउंट रिसीवेबल्स भी इनको कहते हैं, एंड एट्सेट्रा। तो ये बहरहाल इनके करंट एसेट्स हैं और ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। इन दोनों को ऐड करें तो ये 31,000, इन दोनों को ऐड करें तो ये 65,273 आता है। और जो कि ऊपर वाले केस में, इक्विटी के केस में, ये 65,273 इनकी बैलेंस शीट बैलेंस है। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बैलेंस शीट बनाएंगी। ओके, तो आई होप ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आप लोगों को दोनों समझ आ गई होंगी और आपने इनकी एग्जाम्पल भी देख ली होगी। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।